everyone. My name is Ayushi Srivastava and I have been selected as a civil judge in Madhya Pradesh Judicial Service Examination 2019 Phase 2. Firstly, today in this video, I will show you all my preparation strategy as well as all the aspects that I covered during the whole phase of this examination. Firstly, coming to myself, I have completed my graduation in BA LLB Honours, which is a 5 year course from Devi Ahilya Vishwavidyalaya School of Law, Indore. And thereupon, since 2017, I was preparing for this exam. Since 2017, I gave multiple attempts. This was my fourth attempt in which I cleared this exam. Earlier two attempts, I faced the interview round. For this, I would like to thank my teacher, Mr. Rajesh Sharma sir, and also my mentor, who is also a judicial officer, Ms. Deepika Yadav ji. Now, coming to the strategy point, before coming to the strategy point, I would like to share with you some tips which is required as an aspirant. The first step which I believe towards any preparation is having a right and a positive mindset and a belief that you would achieve any goal before actually achieving it. Secondly, listen to yourself, and in this whole preparation phase, you might indulge in any kind of negative activities. So it's better to listen to your heart first and then start your preparation. Thirdly, be consistent in the whole phase of this examination. And fourthly is the patience. And also I would like to say that reminding yourself the why is very important, because this exam is a very long and durable phase. So reminding yourself the why you want to be a judge, why you want to crack this exam is very important. Now that कि आप जो है अपनी प्रिपरेशन राउंड स्टार्ट करने से पहले अपने सारे एस्पेक्ट्स आप सोच लीजिए कि आपको कितना टाइम किस सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली देना है. आपने अगर प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो आप फुली फोकस्ड होकर वो प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, और बीच में कोई भी अगर हर्डल्स आएंगे तो आप बैक ऑफ नहीं होंगे. सो कमिंग टू दिस एग्जाम पॉइंट, there are 3 phases in this exam, as all the aspirants know: preliminary round, mains round and interview round. So मैं slowly इस वीडियो में सारी स्ट्रैटेजीज जो हैं अपनी शेयर करूंगी जो मुझे हेल्प की थी, बिकॉज दिस वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट. सो आई नो दिस काइंड ऑफ बेटर कि क्या चीज़ें नहीं करना है, ताकि आप भी वो गलतियां अपनी लाइफ में रिपीट ना करें जब भी आप इस एग्ज़ाम को फेस करेंगे. फर्स्टली कमिंग टू द प्रिलिमिनरी राउंड, सबसे पहले जो ये एग्ज़ाम है इसमें 110 मार्क्स का लॉ होता है, 20 मार्क्स का जीके होता है, 10 मार्क्स का कंप्यूटर होता है एंड 10 मार्क्स का इंग्लिश आता है. तो जो लॉ पॉइंट है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी प्रिलिमिनरी राउंड से पहले ही उसकी मेंस की जो प्रिपरेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होती है. और जो मेंस की पढ़ाई है, एक्चुअली इट इज़ अ रिटन पेपर, सो आपको कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए. इसी वजह से अगर आपका मेंस क्लियर है तो आपका प्रिलिमिनरी जो है वो बहुत इजीली आप क्रैक कर पाएंगे. तो प्रिलिमिनरी के लिए मैं ये रेकमेंड करूँगी, फर्स्टली आप शॉर्ट हैंड नोट्स, अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ प्रीलिम्स को फोकस कर रहे हैं तो आप शॉर्ट हैंड नोट्स बनाइए अपने, जिसमें आप अथॉरिटीज़, आप अपने डेज, कुछ केसेस, कुछ लीगल मैगजीन्स, हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज जो है आप डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द लोकल लॉज जो आते हैं, मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड है, अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट है और आईपीसी है, तो इसमें जो भी पर्टिकुलर सेक्शंस में किस डेफिनेशन को बार बार पूछा जा रहा है, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालिसिस करके जो भी ऐसे वीक पॉइंट्स है जिसमें आप बार बार रॉन्ग हो रहे हैं, उनको आप एक पर्टिकुलर नोटबुक में लिख सकते हैं, ताकि आपकी जो वो गलती है वो आपके क्वेश्चन पेपर में और जब आप एग्जाम दे रहे हो तब वो रिपीट ना हो. मैं ये कहना चाहती हूँ कि जनरल नॉलेज का जो पार्ट है उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जो मैंने पर्टिकुलरली फॉलो किया था वो था कि मैंने लूसेंट पार्ट को है अपने पूरे नोट्स, सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स बनाए थे, जिसमें मैंने मेन फोकस हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स का जो मिसलेनियस पार्ट होता है वो, और जो मिसलेनियस ओवरऑल पार्ट होता है जो फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, अवार्ड्स हैं और स्पोर्ट्स हैं, इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें जो जीके में पूछी जाती हैं आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं और उसके बाद में अपने खुद की एक शॉर्ट हैंड नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं. सेकेंडली ये कि लूसेंट की एक ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक भी आती है जो मैंने रेफर की थी, उसमें अगर आपको लग रहा है कि आपने जो लूसेंट का स्टैटिक पार्ट पढ़ लिया है तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो उस ऑब्जेक्टिव टाइप बुक से
सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंडली ये कि करंट अफेयर्स के लिए जो है बहुत ही वास्ट और वाइड एरिया होता है, तो मैंने कुछ कुछ फेजेस में, जैसे कि मैंने 4 अटेम्प्ट्स दिए थे, तो मैंने अलग अलग फेजेस में अलग अलग चीज़ें की थी जो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। तो फर्स्टली ये कि करंट अफेयर्स के लिए जिनके लिए पॉसिबल है कि वो पूरा न्यूज़पेपर रीड करना बेटर समझते हैं, तो वो वैसा कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स के लिए आप अगर यूट्यूब चैनल्स कुछ फॉलो कर रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। कुछ मंथली मैगजीन्स जो मैंने फॉलो की थी वो थी स्पीडी, एक प्रतियोगिता दर्पण मैंने फॉलो की थी, और कुछ अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं तो योजना आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद में आप कॉम्पिटिटिव एंड सक्सेस जो है वो फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो मैं रेकमेंड करना चाहूँगी जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। जैसे करंट अफेयर्स के लिए या फिर स्टैटिक जीके के लिए एक जीके ट्रिक्स का चैनल आता है, जिसके थ्रू आप शॉर्ट पोएम्स या कुछ ऐसे फनी वीडियोस या स्ट्रैटेजी बना के आप अपनी जीके जो है वो याद कर सकते हैं। सेकेंडली आप इवन जो मेंस का जो पेपर आता है जिसमें आर्टिकल राइटिंग का पेपर होता है, उसमें भी आपका जो जनरल एंड लीगल अवेयरनेस है वो काफ़ी हेल्प करता है। तो आप उसके लिए प्लस प्रीलिम्स के लिए आप यूट्यूब का राज्यसभा टीवी का जो चैनल है वो आप रेफ़र कर सकते हैं, जिसमें मैंने स्पेशली जो एक बिग पिक्चर आता है वो मैंने रेफ़र किया था। उसके थ्रू आपके ओपिनियंस फॉर्म होंगे तो आपको आर्टिकल राइटिंग में भी काफ़ी हेल्प करेंगे वो। सेकेंडली आप राज्यसभा टीवी का ही एक विशेष प्रोग्राम है जो आपके जनरल नॉलेज को बहुत ही ज़्यादा जो है वो टॉप पे लेके जा सकता है आपको। तीसरा जो मैंने फॉलो किया था वो था एक नेक्स्ट एग्ज़ाम, जिसमें आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस फॉर्मेट में मिल जाएंगे, या अगर आपको टॉपिक वाइज रेफ़र करना हो शॉर्ट वीडियोस में तो स्टडी आईक्यू चैनल मैंने रेफ़र किया था यूट्यूब पे। तो प्रिलिमिनरी का जीके इस सारी चीज़ों से कवर हो जाएगा। प्लस मध्य प्रदेश में एक मध्य प्रदेश स्पेसिफिक जीके भी काफ़ी पूछा जाता है जो 4 to 5 नंबर्स का मार्क्स कैरी करता है। तो उसके लिए जो सबसे बेसिक बुक है वो है मध्य प्रदेश पुणेकर बुक, आप वो रेफ़र कर सकते हैं, या अरिहंत भी आप रेफ़र कर सकते हैं जो ड्यूअल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आती है। तो जो भी आपके लिए प्रेफरेबल हो आप वो उससे पढ़ सकते हैं। फिर कंप्यूटर के लिए जो मैंने किया था कि एक तो कंप्यूटर की लूसेंट की बुक भी आती है, बट सारी चीज़ें कई बार उसमें कवर नहीं होती है। तो मैंने 6th to 9th या इनफैक्ट 10th क्लास तक की जो एनसीईआरटी बुक है, आईटी एप्स करके जो कंप्यूटर की बुक्स आती है वो मैंने रेफर की थी। तो कंप्यूटर में मुझे उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन ऐसे मिले नहीं थे। फिर इंग्लिश के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रिपीटेटिव मार्क्स करके जा सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश भी बहुत वास्ट एरिया है। प्लस कभी कभार ऐसा होता है कि लॉ एंड जीके पढ़ने के बाद कई बार टाइम नहीं मिलता इंग्लिश पढ़ने का। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इंग्लिश की रेन एंड मार्टिन बुक है उसका ग्रामर आप पढ़ सकते हैं अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। नहीं तो फिर आप अपनी खुद की एक वोकैब और एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के नोट्स बना सकते हैं, और उसी को आप प्रीलिम्स के पहले आप पढ़ सकते हैं। और प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंटली जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, इनफैक्ट जो एडीजे लेवल के आते हैं, और मैं कहूँगी कि आप एमपी स्पेसिफिक के अलावा अगर सिर्फ 1-2 ही स्टेट्स आसपास की अगर फोकस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, तो आप 3 से 4 उसको रिविजन जो है दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप को। जैसे फॉर एग्जांपल अपने टाइम शेड्यूल से अगर आपने 1 आवर भी अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को दिया है तो आप उसे सॉल्व कीजिए। जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि वो गलत हो रहा है तो आप वहीं पे आप अपना मार्किंग कीजिए। नेक्स्ट जब आप रिवीजन करेंगे उसी का, तो जो मार्क किए हुए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आप गलत हो रहे थे, आप उसे वापस पढ़िए और उसको याद कर लीजिए, ताकि एग्जाम में क्या होता है कि कभी कई बार रिपीटेटिव जो क्वेश्चंस हैं वो फेस करने पड़ते हैं, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। प्री के लिए मैं एक और चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि प्री इनफैक्ट मेंस एंड इंटरव्यू कि कोई भी एग्जाम के लास्ट नाइट पहले तक आप पढ़ाई करना छोड़ दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि एग्जाम एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं है, वो आपकी एंग्जाइटी, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका मेंटल स्ट्रेस कई बार रीचेक किया जाता है। तो आप प्रीलिम्स या मेंस या इंटरव्यू के 1 नाइट पहले स्टडी को क्विट कर दीजिए। उसमें आप अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कीजिए, आप अच्छी नींद लीजिए, आप रात को सोने से पहले कोई जिस भी आप गॉड में बिलीव करते हैं आप उनका नाम ले सकते हैं, आप मेडिटेशन आप जो है फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको रिलैक्स करने में आपको हेल्प करेंगी और नेक्स्ट डे आपका एग्जाम बहुत ही बेटर तरीके से होगा। फिर कमिंग टू द मेंस पार्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीलिम जो है एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स मिलाकर ही जो है मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। तो मेंस के लिए 4 पार्ट्स में पेपर डिवाइड होता है। फर्स्ट जो होता है वो होता है सिविल लॉ का, जिसमें सिविल लॉ के सारे सब्जेक्ट्स प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव लॉ पूछे जाते हैं।
उसके बाद सेकंड जो पेपर होता है वो होता है आर्टिकल राइटिंग, प्रेस राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। फिर थर्ड पेपर होता है क्रिमिनल एंड लोकल लॉज का, एंड फोर्थ पेपर होता है जजमेंट राइटिंग का। तो ये चारों ही पेपर जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आप चारों ही पेपर्स को इक्वली प्रिपेयर कीजिए, किसी भी पेपर को आप कमतर ना नापिए, क्योंकि सिलेक्शन जो है वो कोई भी पेपर आपको हाईएस्ट मार्क्स अगर आपको मिल जाते तो क्या पता उसी बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो जाए। तो कमिंग टू द लॉ पॉइंट जो मैंने किया था मेंस में, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं। अगर आपने कई सारी लॉ की अगर बेरेक्स पढ़ी हुई है, क्योंकि एमपी में बेरेक्स बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी आता है, कई बार कंसेप्चुअल भी आ जाते हैं। तो इस बार जो मेरा मेंस था उसमें मैंने जो किया था, सबसे पहले तो ये कि बेरेक की थॉरो रीडिंग आप करिए। थॉरो रीडिंग करने के बाद में आपको जहाँ जहाँ पे भी लग रहा है कि इस पर्टिकुलर पार्ट से रिपीटेटिव क्वेश्चंस मेंस में पूछे जा रहे हैं, आप उसको एक अलग ही बुक बना के आप लिख सकते हैं। उस पर्टिकुलर कॉपी में उस क्वेश्चंस लिखिए। और मैंने जो किया था वो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को एक नोटबुक में लिखकर और सारे क्वेश्चंस की सिनॉप्सिस बना ली थी कि इन केस अगर ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो मैं इंट्रोडक्शन कैसा लिखूंगी, मैं उसकी बॉडी में क्या क्या इंक्लूड करूंगी, मैं कंक्लूजन पार्ट में क्या लिखूंगी, अगर किसी का डिफरेंस आ रहा है तो मैं कैसे अपना इंट्रोडक्शन दूंगी उस आंसर का, और उसके बाद में मैं डिफरेंसेस लिखूंगी। फिर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं या कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं, तो मेंस में क्या होता है कि कई बार आप घूम जाते हैं, पर्टिकुलरली आईपीसी में, कि कौन से पर्टिकुलर पार्ट से वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ये कर सकते हैं कि आईपीसी में जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि प्रोबेबल आप कंफ्यूज है किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए कि ये ऑफेंस है या सेकेंडली कोई दूसरा ऑफेंस हो रहा है, तो आप रिकॉल कीजिए उस पूरे सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स कि कौन से वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो उस कंसेप्ट में फिट हो रहे हैं। तो ऐसा करके आप कभी भी अपना कंसेप्ट बेस्ड जो आंसर है वो कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली राइटिंग, कि आप प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं अपने राइटिंग का। आपकी पूरी पर्सनालिटी जो है वो आपकी मेंस आंसर राइटिंग में शो होती है, क्योंकि आप किस तरीके से लिखते हैं, आप कैसा प्रेजेंट करते हैं, दैट शोज द पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। तो आप अपनी राइटिंग स्किल्स में 3 तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। फर्स्टली आप पैराग्राफ वाइज बना के लिख सकते हैं। सेकेंडली आप बेरेक के प्रोविजंस पहले लिख सकते हैं और फिर अगर एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं। थर्डली आप पॉइंट्स में अपने आंसर्स को मेंशन कर सकते हैं। तो कोई भी तरीका जो है वो मेंस आंसर के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। और फिर कमिंग टू द सेकंड पार्ट विच इज़ आर्टिकल राइटिंग, मुझे लगता है आर्टिकल राइटिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका लीगल और जनरल अवेयरनेस और आपके ओपिनियन, कि आप किस पर्टिकुलर टॉपिक को किस ओपिनियन से देखते हैं। आप पॉजिटिव हैं, आप नेगेटिव हैं, अगर आप चैलेंजेस अपने आर्टिकल्स में दिखा रहे हैं तो क्या आप उनको सॉल्व करने का कोई तरीका भी बता रहे हैं आर्टिकल में, वो भी देखा जाता है। इस बार मैंने जो आर्टिकल में अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो की थी वो ये थी कि मैंने फर्स्टली एक दृष्टि आईएएस की मैगजीन आती है वो मैंने पढ़ी थी। सेकेंडली मैंने एक बुक रेफर की थी आर्टिकल के लिए विच वॉज द आर्ट ऑफ राइटिंग एन ऐसे, विच इज़ अ बुक बाय धनश्री पाटिल, जो मैंने बुक पूरी रेफर की थी कि इंट्रोडक्शन जो है वो कैसे मेन बॉडी पार्ट को कनेक्ट करेगा, या आपका जो लास्ट पैराग्राफ है आर्टिकल का वो सेकंड पैराग्राफ को कैसे कनेक्ट करके लिखना चाहिए। आपको टॉपिक वाइज या आपको अगर पैराग्राफ वाइज अगर आपको लिखना है अपना आर्टिकल तो आप कैसी हेडलाइंस डाल सकते हैं उसमें, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। सेकेंडली आर्टिकल के लिए ये कि आप बहुत सारी कुछ अच्छी पोएम्स जो हैं जो 2 to 4 लाइन्स की होती हैं आप वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने जो रेफर किया था वो कई सारे कोट्स के, बहुत सारे जो लीडर्स हैं महात्मा गांधी जी के मैंने रेफर किए थे, कई बार मैंने स्वामी विवेकानंद जी के कोट्स भी रेफर किए थे। फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी के मैंने जो पोएम है वेदर माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वो मैंने अपने कंक्लूजन पार्ट में रेफर की थी, तो उससे मुझे अपने आर्टिकल में काफ़ी हेल्प मिली थी। सेकंड ट्रांसलेशन के लिए जो मैंने किया था वो कई सारे मैंने न्यूज़पेपर के पैराग्राफ्स उठा के मैं उसे ट्रांसलेट करने लगती थी, लेकिन क्योंकि लीगल ट्रांसलेशन भी आता है तो मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एक नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे। फॉर एग्जांपल मैंने सीआरपीसी, सीपीसी और मैंने प्रोसीजरल के लिए अलग से एक बुक प्रिपेयर कर ली थी, तो उसमें 100 to 200 वर्ड्स वोकैब मैं रोज रात को सोने से पहले एक बार रिकॉल कर लेती थी। इसके बाद आप ये कर सकते हैं कि प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी ट्रांसलेशन की कि आपकी ग्रामर कैसी जा रही है, हैज़ और हैव में कितना डिफरेंस आ रहा है, और पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस में आप सही जा रहे हैं या नहीं। इसके बाद में फिर जो समरी राइटिंग होती है वो भी एक तरीके का प्रेस राइटिंग होती है। वो ये चेक करने के लिए होता है कि आप किसी भी बड़ी चीज़ को या बड़े फॉर्मेट को आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कितना शॉर्ट कर सकते हैं। तो समरी राइटिंग भी एक तरीके का छोटा पैराग्राफ होता है। तो मैंने जो किया था, मैंने एक फॉर्मूला अपना अपनाया था जिसमें मैं 1 पेज में ही अपनी समरी खत्म करती थी।
स्टार्टिंग मेरी ऐसी होती थी कि जैसे एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, वो कनेक्टिंग पैरा ही होता था, उसी में मैं मेन बॉडी पार्ट पे आती थी। फिर थर्ड उसके बाद में उसका कंक्लूजन पॉइंट लिखती थी, और लास्ट की जो 2 लाइनें हैं वो मैं समरी में छोड़ दी थी, क्योंकि ये करेक्ट फॉर्मेट होता है समरी राइटिंग का। इसके बाद में सेकंड पेपर की तैयारी आप कंसेप्ट बेस कर सकते हैं, प्लस बिग पिक्चर जो राज्यसभा विशेष है वो, और आपके ओपिनियंस बनाने में हेल्प करेगा। सेकेंडली विशेष प्रोग्राम। फिर कमिंग टू द थर्ड पार्ट विच इज क्रिमिनल लॉ एंड लोकल लॉ सब्जेक्ट्स। इसके लिए क्या होता है, मध्य प्रदेश में 2 लोकल लॉज जो है पूछे जाते हैं, मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड एंड मध्य प्रदेश अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। तो लैंड रेवेन्यू कोड इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, उसमें काफी सारे चैप्टर्स हैं और हर एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी मेंस एग्जाम के लिए। तो मैंने जो किया था वो मैंने क्या किया था कि सारे डेफिनेशन पार्ट्स को मैं पहले कर लिया करती थी। इनफैक्ट जो ओवरऑल मेंस था उसमें मैंने अपने मॉर्निंग जो टाइम था वो अपने डेफिनेशन स्ट्रैटेजी को ही दिया था कि मैं मॉर्निंग में 1 आवर अपना जो है सिर्फ डेफिनेशन करूंगी। तो आईपीसी की, पीपीए की और एविडेंस की और जो भी सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, मैंने वो सारी डेफिनेशंस को एक बुक में कंपाइल कर लिया था और उसी को मैं रोज रिवाइज करती थी, क्योंकि कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो हैं वो डेफिनेशन से आ जाते हैं, और डेफिनेशन में आप कुछ भी मॉड्यूलेशन नहीं आ सकते अपने वर्ड्स के साथ, तो आपको कहीं ना कहीं वर्ड टू वर्ड जो है डेफिनेशन का वो आना चाहिए। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की थी। फिर कमिंग बैक टू मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, उसमें आप चैप्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं कि किस चैप्टर से किस चैप्टर तक आप पहले स्टडी करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट पार्ट में कि 12 से 18 जो चैप्टर है आप उसको कितना टाइम देना चाहते हैं। ऐसे करके आप अपनी लोकल लॉस की स्टडी खत्म कर सकते हैं। फिर कमिंग टू द जजमेंट पार्ट विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे कि आर्टिकल राइटिंग और जजमेंट राइटिंग दोनों ही स्किल बेस्ड एग्जाम होती है, इसको आप याद करके वहां पे कॉपी नहीं करके आ सकते हैं। तो इसमें आपके कंसेप्ट बनना, आपकी स्किल और आपकी राइटिंग स्किल बहुत मैटर करती है। तो मेक श्योर कि आप बहुत ही प्रेजेंटेबल लिखें, आपकी राइटिंग थोड़ी फेयर हो और काफी क्लियर दिखे। इसके बाद में जजमेंट राइटिंग के लिए आप बहुत बार प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर की एटलीस्ट 10 to 15 जजमेंट्स। अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं और कम टाइम अगर मेंस के लिए बचा है तो आप रीड कर सकते हैं किसी भी बुक से। मैंने जो रेफर की थी वो के भारद्वाज बुक मैंने रेफर की थी जजमेंट राइटिंग के लिए। प्लस मैंने जजमेंट के पहले एक कॉपी में अपना एक फॉर्मेट बना लिया था कि मुझे अपना अगर इंट्रोडक्शन में जो फॉर्मेट है इस कोर्ट का कि इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैसे मुझे मेंशन करना है, या मुझे फर्स्ट पैरा सेकंड पैरा में क्या क्या लिखना है, कैसी मैं वर्डिंग्स लाने वाली हूँ, अगर कन्विक्शन हुआ तो मैं कैसी सेंटेंसेस यूज करूंगी, एक्विटल हुआ तो मैं कहाँ कैसे खत्म करूंगी। तो मैंने जजमेंट राइटिंग के लिए ये चीज जो है मैंने प्रिपेयर की थी। फिर ओवरऑल मेंस के लिए एक और चीज बोलना चाहती हूँ कि अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो सिनॉप्सिस वाला काम तो आपके लिए करेगा ही। दूसरा ये कि आप इंडेक्स की फोटो कॉपीज निकलवा सकते हैं, जो मेरे लिए काफी हेल्पफुल रही थी। ये मेंस के लिए ही नहीं, ये आपको प्री और इंटरव्यू फेस के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो हर एक इंडेक्स बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बीरेट की जो फ्रंट पार्ट है जहाँ पे आपके सेक्शंस एंड उसकी हेडिंग्स मेंशन है, आप उसका एक इंडेक्स बेस्ड कॉपी निकलवा लीजिए। कुछ भी एक्स्ट्रा चीज अगर आपको करनी है तो आप वहीं पे मेंशन कर दीजिए। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन के केसेस आप मेंशन कर दीजिए, या ऐसे कोई कमेंट्री बुक्स में अगर आपको कोई लाइन अच्छी लगी है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं वहाँ पे, ताकि आपको मेंस में तुरंत क्लिक कर जाएगा और आपका मेंस का पेपर काफी अच्छा जाएगा। सेकेंडली, आप पैनिक मत कीजिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जो आपकी डायरेक्ट बेस नहीं होता है या आपने कहीं पढ़ा नहीं होता है, तो क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि आप वहाँ पे अपना पेपर जो है पूरा आंसर आप फर्दर आने वाले क्वेश्चंस भी आप बिगाड़ लेंगे। तो अगर ऐसा कोई फर्दर पेपर नहीं खराब करना है आपको, तो जो भी ऐसा कोई ट्रिकी क्वेश्चन आया है तो आप उसको तुरंत काम होकर आप सोचिए कि बेरट के किस पार्ट में फॉल कर रहा है, और उसके आसपास की चीज भी अगर आपको याद आ रही तो आप वो मेंशन करके आइए। और कोई भी पेपर आप अधूरा ना छोड़िए, कंप्लीट करना विद इन द टाइम इज बेस्ट वे कि आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। सेकेंडली ये कि मेंस में 2 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि एक मेन क्वेश्चन और एक टेल क्वेश्चन जो आजकल पूछा जा रहा है। तो उसमें क्या होता है कि मेन पार्ट क्वेश्चन पूछ लिया, फिर उसके बाद में 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आप खुद ही इवैल्यूएट कीजिए कि जो पर्टिकुलर फर्स्ट पार्ट है ये शायद 4 नंबर का हो सकता है या ये शायद 2 नंबर्स का हो सकता है। तो आप ऐसे इवैल्यूएट करके अपने आंसर का जो फॉर्मेट या कंटेंट है वो बना सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से पेजेस जो है अपने लिख सकते हैं मेंस में, जो भी आपको ठीक लगे। उसके बाद में मैंने जो रेफर की थी कुछ ऐसी बुक्स हैं जो बेसिक बुक्स के अलावा मुझे हेल्प की थी, वो ये थी कि एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लिए मैंने, और रिट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैंने एक बुक रेफर की थी विच वॉज रचना बुक। सेकेंड वॉज एविडेंस एक्ट के लिए और इंडियन पीनल कोड के लिए मैंने रेगा सूर्य राव जो बुक है वो मैंने रेफर की थी। उसके बाद मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए थोड़ा जो पार्ट है वो मैंने झाप वाला भी रेफर किया था।
तो मुझे बहुत हेल्प किया था। सेकेंडली मैंने ये किया था कि मैंने एक नोटबुक बनाई थी जिसमें मैंने सारे 6 सब्जेक्ट्स कवर कर लिए थे पार्टीशन करके, और जो भी एक्स्ट्रा चीजें अभी तक आ चुकी हैं या आने वाली हैं, या फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे FIR की एविडेंशियरी वैल्यू या फिर कन्फेशन की एविडेंशियरी वैल्यू हो गई, तो एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऐसे कोई क्वेश्चन आ गए जैसे आर्टिकल 21 विच इटसेल्फ इज अ वेरी शॉर्ट वन टर्म सेंटेंस, बट उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो काफी बड़ी है। तो ऐसे ऐसे जो पार्ट है जिसमें आपको कमेंट्री की हेल्प चाहिए, आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले आप एक कॉपी बना लीजिए, जो मैंने किया था उसको 6 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर लिया था, जिसमें एक माइनर को दे दिया था, बाकी मैंने बाकी चीजें कवर कर ली थी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसमें एक्स्ट्रा सारी चीजें लिख लीजिए जैसे केसेस, लीगल मैगजीम्स, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड एविडेंस में लीगल मैगजीम्स अगर आप रेफर करेंगे तो आपका आंसर बहुत प्रेजेंटेबल हो जाएगा। तो लीगल मैगजीम्स और सारी डिफरेंसेस जैसे हुए कि CRPC में एक्विटल एंड डिस्चार्ज का डिफरेंस है, समन्स केस वारंट केस का डिफरेंस है, एविडेंस में कन्फेशन एडमिशन का डिफरेंस है, या फिर कंटेंजेंट एंड वेस्टेड इंटरेस्ट का ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का डिफरेंस है। ऐसे कई सारे, और IPC में भी कई सारे डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि वो अलग कॉपी में आप लिख लीजिए। तो जब आपकी एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, जब आप मेंस देने जा रहे होते हैं, तो उसके 10 to 15 डेज पहले भी आप ये कर सकते हैं कि आपकी बस बेयर एक्ट आपके पास है, बेयर एक्ट की थॉरो रीडिंग, जिसमें आपको प्रोवाइजोस, एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्शन और इलस्ट्रेशन कुछ भी नहीं छोड़ना है। इनफैक्ट अगर आपको इलस्ट्रेशन आ रहे हैं तो आप बुक के इलस्ट्रेशन भी नोट डाउन कीजिए, नहीं आ रहे तो आप अपने मन से भी कुछ इलस्ट्रेशन A and B या अपना कंसेप्ट बेस्ड X and Y बेस्ड जो इलस्ट्रेशन है आप वो लिख सकते हैं। तो आपका मेंस का आंसर बहुत अच्छा होगा। और जो आपने कॉपी बनाई हुई है एक्स्ट्रा वाली, वो आपको बहुत हेल्प करेगी कि इन दोनों के अलावा अब आपको कहीं और नहीं जाना है। फिर जो चीज है जो स्ट्रैटेजी में काउंट होती है वो ये है कि रेपिटेटिव या मल्टीपल रिविजन्स किसी भी सब्जेक्ट को बहुत जरूरी है। तो आपके जो भी वीक सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि आपका माइनर एक्ट जो है वो आपका अच्छा नहीं है, तो आप मेंस के दौरान या आपके प्रिपरेशन के दौरान आप 1 घंटा या 2 घंटे का सुबह का टाइम या रात का टाइम, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप वो दे सकते हैं उसे कि 2 घंटा या 3 घंटा मुझे सिर्फ ये अपना माइनर लॉस करना है, और बचे हुए पूरे टाइम में मुझे अपनी बाकी की स्टडी, जो भी आपका टाइम टेबल आपने बनाया है, जो आप फॉलो कर रहे हैं, आप उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आपका माइनर एक्ट भी स्ट्रांग होता जाएगा आपके एग्जाम डे तक, और आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स है उसकी तैयारी भी आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर ये कि मेंस की तैयारी, जैसे मैंने कहा कि प्रीलिम्स की आप पहले ही कर लीजिए, और आप स्टिकी नोट्स भी तैयार कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि वो कॉपी मुझे ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी, तो आप स्टिकी नोट्स बनाकर बेरक के पास में ही लिख सकते हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है मैं वहीं पे मेंशन कर दूँ। तो ये दिस वाज माय ओवरऑल स्ट्रैटेजी फॉर क्रैकिंग मेंस, और जो काफ़ी हेल्पफुल रही है, और इससे आप काफ़ी अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स में, और आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में भी बहुत हेल्प करेगा ये। फिर कमिंग टू द इंटरव्यू पार्ट, जिसके लिए अभी 20 मार्क्स जो है मिनिमम प्रिस्क्राइब कर दिए गए हैं। तो इंटरव्यू इज बेसिकली नोइंग योर सेल्फ फर्स्ट, उसके बाद में फिर आप जाके बोर्ड के सामने इंटरव्यू देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि बोर्ड कैसे क्वेश्चंस आपसे पुट ऑन कर रहा है, तो ये हर समय पे हर अटेम्प्ट में बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। तो जो आपकी स्ट्रैटेजी रहे वो बिल्कुल फर्म रहे, उसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स दे रही हूँ। जैसे फर्स्टली जो मैंने किया था कि आप अपना जो फॉर्म भर रहे हैं कि आपकी हॉबीज क्या हैं, आपने कितने अभी तक अटेम्प्ट्स दिए हैं, क्या आप प्रैक्टिस करते हैं, कि आप सिर्फ जुडिशरी के लिए फोकस स्टडी करते हैं, ये अगर आपको पता है। फिर आपने आपकी हॉबीज के बारे में आपको पूरा डिटेल, या आपके पेरेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, किस फील्ड से हैं, उसके बारे में एक डिटेल नॉलेज अगर आप पूरा स्टडी करके जाएंगे, तो आपको इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन अगर वो पुट ऑन करते हैं या आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करते हैं, तो आप उसमें बहुत ही इजीली जो है आंसर दे पाएंगे। सेकेंडली ये कि आप अपना जो पहन के जा रहे हैं ड्रेस, वो काफ़ी अच्छा रहे, बहुत डिसेंट रहे, बहुत ही चमकदार कुछ ऐसे कपड़े ना रहें, बहुत डिसेंट लाइट कलर्स आप पहन सकते हैं। अगर आप फीमेल साड़ी पहन सकती हैं, और अगर मेल है तो आपका जो सूट होता है आप वो पहन सकते हैं। उसके बाद में आपके जो शूज़ हैं वो ऐसे रहें जो टैप ना करें जब आप वॉक करें, तो आप ये मेक श्योर कर लीजिए कि बहुत ही बिना आवाज़ के आप शूज़ पहन के जा रहे हैं। आपने बहुत ही सिंपल हेयर किया हुआ है, और थर्डली ये कि आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं वहाँ बोर्ड के सामने, कि अगर आप पे कोई ट्रिकी क्वेश्चंस भी पुट ऑन कर रहे हैं तो आप उसका जवाब बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं उनको, और उसमें आप पैनिक ना करें। अगर वो आपसे कुछ ऐसा जवाब उन्होंने पूछ लिया कि शायद आपको पता ही नहीं है, तो आप बहुत ही फॉर्मली आप उनको सॉरी बोल सकते हैं कि सॉरी सर, आई विल थिंक अपॉन इट, और आई विल रीड अपॉन इट, ऐसा आप बोल सकते हैं। फिर इंटरव्यू के लिए आप अपने जो मेन कंसेप्ट हैं क्वेश्चंस के, जैसे एविडेंस के जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जैसे बेस्ट एविडेंस रूल होता है,
या फिर जो मेन सेक्शंस है स्पेशली चैप्टर 2 वाले रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के लिए, आप उसमें बहुत ही डीप स्टडी करके जाइए कि आपसे अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन पुट ऑन कर लिया, फॉर एग्जांपल रेस्ट जस्टे के बारे में आप पूरा पढ़ के जाइए, या फिर कंडक्ट के बारे में आप पूरा पढ़ के जाइए, कैरेक्टर कब रेलेवेंट होता है वैसी चीजें आप कीजिए। सीआरपीसी का जो प्रोसीजरल पार्ट है जैसे और इनहेरेंट पावर का पार्ट है, आप वो भी पढ़ के जाइए। तो आपका जो पूरा लॉ का सब्जेक्ट है वो या तो सिविल बेस्ड भी हो सकता है, क्रिमिनल बेस्ड भी हो सकता है, तो आप वो भी पूरा सिविल को आप अपने हिसाब से देखिए कि कोई भी चीज आप छोड़े नहीं। और जो इंडेक्स मैंने बताया कि हमने इंडेक्स की फोटोकॉपी हमने की थी पहले, तो उसको मैं इंटरव्यू में भी रीड करती थी, तो मुझे बहुत हेल्प मिली थी कि क्विक रिवीजन अगर आप सोच रहे हैं कि 2-3 दिन ही बचे हैं एग्जाम को, तो आप वो इंडेक्स को पूरा रिवाइज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सारी स्ट्रैटेजी थी। अब ये एग्जाम स्ट्रैटेजी तो होगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि प्रिपरेशन के दौरान आपको काफी सारी चीजें फेस करनी होती है, जो सोशल भी प्रेशर हो सकता है और स्पेशली खुद का प्रेशर जो मेंटल प्रेशर होता है। तो इसको आप कैसे डील कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग फेज होता है, जैसे मेरा तो 4th अटेम्प्ट था, तो काफी मेंटल एंजाइटी भी होती है, बहुत डर लगता है। इतना निकलने के बाद भी अगर आपका प्रीलिम्स निकल भी रहा है तो भी आपको कहीं ना कहीं आप एग्जाम के 2-4 दिन पहले शायद अंडर कॉन्फिडेंट भी फील कर सकते हैं कि क्या पता इस बार एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले मैं जो करती थी वो ये था कि आप अपना एक बिलीफ बना लीजिए और उसको आप एक गोल पे स्टिक रहिए, और इधर उधर आपकी मत सोचिए कि अगर मेरा ये नहीं निकला तो शायद मैं इधर चली जाऊंगी या मैं वो कर लूंगी या मैं कुछ अलग चीज में चली जाऊंगी। तो अगर आपने एक गोल बनाया है तो आप उसी पर स्टिक रहिए। जैसे मैं स्वामी विवेकानंद जी को बहुत फॉलो करती थी, तो उन्हीं का जैसे एक स्टेटमेंट है कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव। तो इसको मैंने अपना एक पूरा मंत्रा बना लिया था कि जब तक मुझे मेरा ये गोल अचीव नहीं होगा तो मैं उसे पूरी तरीके से कैसे भी करके अपनी नेगेटिव चीजों को, कमियों को दूर कर करके, अपनी सारी वीकनेसेस को दूर करके मैं इसे अचीव तो मैं करूंगी ही, पर मैं गोल से बाहर नहीं होंगी। सेकेंडली जो चीज थी, मैं काफी सारी बुक्स भी रेफर करती थी, तो आप अपने मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए पॉजिटिव बुक्स रीड कर सकते हैं। एक एटीट्यूड इज एवरीथिंग विच इज बाय जेफ केलर, यू कैन रीड दैट। और काफी सारी बुक्स हैं पॉजिटिव थिंकिंग पर आती हैं, आप वो पढ़ सकते हैं। प्लस एक हिंदी लिटरेचर मुझे पढ़ने का बीच बीच में बहुत शौक रहा है, तो मैंने रश्मि रखी की एक कविता है विच इज सच है विपत्ति जब आती है, और ऐसी कोई भी जो मोटिवेशनल जो भी चीज आपको मोटिवेट करती है, चाहे वो गाने हो, चाहे वो किताबें हो, चाहे वो किसी आपके घर के पेरेंट्स से या किसी फैमिली मेंबर से बात करना हो, तो आप वो रीड करिए और अपने आप को काम रखिए। सेकेंडली आप ये कर सकते हैं कि अपना जो टाइम है आप ऐसा शेड्यूल बनाइए कि आप ब्रेक्स में भी कुछ ना कुछ इफेक्टिव भी करें और प्लस आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो मैं स्टडी के पूरे फेज में अपना जो ब्रेक लेती थी उसमें मैं 5-10 मिनट्स में या तो मैं पुणेकर से कुछ अपने एमपीजीके के फैक्ट्स पढ़ लेती थी या कुछ लूसेंट पढ़ लेती थी। तो आपका जो टाइम है, स्पेयर टाइम, वो भी आप इफेक्टिव स्टडी को ही दे सकते हैं। कमिंग टू द अदर पार्ट, वो ये है कि आप अपने आप पे बिलीफ रखिए, कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि अगर आपने बीच में ही छोड़ दिया तो आप ही हैं जो अपने गोल को अचीव कर पाएंगे और कोई नहीं आएगा आपके गोल को अचीव करने के लिए। तो हार्डवर्क करते रहिए, क्योंकि हार्डवर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। तो हार्डवर्क कंटिन्यू करते रहना, कंसिस्टेंट रहना और अपनी प्रिपरेशन को रीवैल्यूएट करना, सेल्फ असेस करना कि आप कहाँ रुक रहे हैं, आपकी कमियां क्या हैं, आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, तो आप खुद पे आप बिलीव करके खुद अपने टाइम टेबल बनाइए, उसको फॉलो कीजिए और आप सबकॉन्शियसली भी ये बिलीव कीजिए कि एक ना एक दिन आपको जो सफलता है वो बिल्कुल मिलेगी। क्योंकि मैं जो करती थी वो ये करती थी कि अपनी रूम में मैं अपना एक बोर्ड पे बना के मैं लिखती थी कि मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन में लिखती थी और अपना रोल नंबर मैंने मेंशन किया हुआ था। तो सबकॉन्शियसली आपका माइंड ये जानता है कि आपको सोने के पहले जब आप देखते हैं कि आपको पता है कि कहीं ना कहीं अगर आप जा रहे हैं तो आप एक राइट ट्रैक पे जा रहे हैं। और आप जब भी रात को सोएं आप एक रिलैक्स्ड होकर, एक सेल्फ सेटिस्फाइड होकर आप सोइए कि आज का दिन जो भी था वो मैंने अपना बेस्ट परफॉर्म किया है और एग्जाम में जो भी होगा मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करूंगा, तो मैं बेस्ट परफॉर्म करूंगी। सो दिस वाज माय ओवरऑल स्ट्रैटेजी एंड आई एम थैंकफुल फॉर दिस प्लेटफॉर्म कि मुझे मौका मिला कि मैं आप सभी को एक तरीके से सारे एस्पिरेंट्स को कहीं ना कहीं इंस्पिरेट
कर पाऊँ, और अगर इवन वन एस्पिरेंट भी अगर मेरी कोई बातों से इन्फ्लुएंस होता है और कुछ अच्छा करता है अपनी लाइफ में, तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा पार्ट प्ले करेगा ये। सो थैंक यू सो मच।